नमस्कार मित्रों, अमित आयुष माइंड विजन यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें जो विषय है हमारा वो है मानसिक समस्याओं या मानसिक रोगों के कारणों के बारे में। क्या कारण होते हैं मानसिक रोगों के और यह क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान तभी हो सकता है अच्छे से जब आप उसके कारण को जानें। और अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मुझे ही क्यों हो गया, बाकियों को क्यों नहीं हुआ। तो जब हम कारणों की बात करते हैं तो मानसिक रोगों के कारणों को अगर समझने की कोशिश करें तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले के एपिसोड में आपको बताया हुआ है कि जो हमारा माइंड है, हमारा ये जो माइंड यहाँ पे है, ब्रेन के अंदर माइंड है और ये एक समझिए कि एक सॉफ्टवेयर है। और जैसे एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर है और वो जैसे काम करता है, तो ये जो सॉफ्टवेयर की जो शैली है वो बहुत तरह के रसायनों से एक दूसरे से जुड़ी हुई। और जब ये रसायन एक दूसरे को एक समुचित मात्रा में एक दूसरे को मदद करते हैं तो ये मशीन जो है हमारा वो बिल्कुल सामान्य तरीके से चलता रहता है। लेकिन जब ये मशीन गड़बड़ होती है तो अलग अलग तरह के लक्षण आते हैं जो मानसिक समस्याओं के रूप में प्रकट होते हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि जो ये मशीन गड़बड़ होती है तो ये गड़बड़ क्यों होती है? तो कारण को जब समझने की बात आती है तो इसको कई तरीके से समझा जा सकता है। एक तो ये होता है कि बायोलॉजिकल कारण या साइकोलॉजिकल कारण। अक्सर जो हम लोग मरीज़ देखते हैं तो कई लोगों की ये चाहत होती है कि जांच करके ये पता कर लिया जाए कि आखिर समस्या क्यों हो रही है। तो जो जांच में जो दिखता है उसको आप बायोलॉजिकल कारण की तरह समझ सकते हैं। आमतौर पर जो बायोलॉजिकल कारण होते हैं उसमें मुख्य रूप से सिर में, जैसे सिर की बीमारियां, जैसे किसी को हेड इंजरी हो गया, जैसे रोड में एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद से उसको अलग अलग तरह के मानसिक समस्याएं आनी शुरू हो गई, जैसे सर दर्द हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, भूलने की समस्या हो गई। या फिर कई लोगों को जो लकवा मार देता है उसके बाद उनमें तरह तरह के मानसिक समस्याएँ आने लगती हैं। कई लोगों को जब भूलने की बीमारी शुरू होती है तो वो कुछ दिनों के बाद अंततः व्यवहारिक या मानसिक बदलाव के रूप में प्रकट होते हैं। और कई लोगों को अगर पार्किंसंस की बीमारी होती है तो उसमें भी वो कई तरह से वो माइंड को प्रभावित करती है, माइंड के मशीन को प्रभावित करती है। तो एक तो हो गया कि सिर ब्रेन की बीमारियाँ अच्छे खासे तबके में, जैसे कहा जाता है कि तकरीबन हर एक 3 में से 1 व्यक्ति जिनको ब्रेन की बीमारी है, जैसे एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी, उसमें भी कई लोगों को मानसिक समस्याएं आने लगती हैं। तो तकरीबन हर एक 3 में से 1 व्यक्ति को जिनको ब्रेन की समस्या है उनको माइंड की, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की भी समस्या होने की बहुत संभावना रहती है। जो दूसरी श्रेणी की बायोलॉजिकल समस्याएं हैं जो मानसिक समस्याएं पैदा करती हैं वो है शारीरिक समस्याएं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मन और शरीर 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जिनको शारीरिक बीमारी होगी उनको मानसिक समस्या नहीं होगी, जिनको मानसिक बीमारी होगी उनको शारीरिक समस्या नहीं होगी। पर जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, वो बिल्कुल इसके उल्टे हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो कॉमन बीमारियां हैं आज के जीवन शैली में, जैसे डायबिटीज़, हार्ट अटैक या गठिया की बीमारी या पेट की लंबे तौर पे चलने वाली समस्याएं, ये सब जो समस्याएं जो लंबे तौर पे चलती है, ऐसे रोगों के समूहों में यहाँ भी तकरीबन हर एक 10 में से 3-4 व्यक्तियों को एक समय में मानसिक समस्याएं, मुख्यतः अवसाद, डिप्रेशन, सुस्ती या एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी, अपनी जो क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल ना कर पाना, इसके रूप में प्रकट होती है। तो एक तो हो गया ब्रेन की बीमारी जो हमारे माइंड के मशीन को प्रभावित कर रही है, जिससे मानसिक समस्या आ रही है। और शरीर की भी बीमारी, जो चूँकि शरीर में जो चल रहा है केमिकल वो ब्रेन में भी जा रहा है। तो कई लोगों में शारीरिक समस्या होने के बाद भी मानसिक समस्याएं आने लगती है। और कई बार जब आप जांच करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि जांच करके हमें मानसिक समस्याओं के कारण बताइए। साथियों, ब्रेन की जो न्यूरोकेमिस्ट्री है उसको जांचा नहीं जा सकता है, लेकिन हम ये जांच के पता कर सकते हैं कि किन कारणों से ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री प्रभावित हो रही है। तो ये तो हो गया बायोलॉजिकल कारण जो जांच में आप कुछ पता लगा सकते हैं। एक अच्छा खासा जो समूह होता है
इन बीमारियों का, मानसिक समस्याओं का या मानसिक बीमारियों का, उनमें जांच में कुछ कारण नहीं पता चलता है। खासकर खून की जांच, ब्रेन की जांच, ईईजी, एमआरआई से कोई कारण पता नहीं चलता। ऐसे लोगों में एक बहुत बड़ा जो कारण माना जाता है वो होता है साइकोलॉजिकल कारण। अब आप समझेंगे कि साइकोलॉजिकल कारण का क्या मतलब होता है। कई लोग साइकोलॉजिकल कारण का मतलब समझते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी जिसको लेकर आपने सोचना शुरू किया, जिसको लेकर आपने चिंता शुरू की, जिससे आपको मानसिक समस्याएं आने लगी। साथियों, ऐसा नहीं है। मानसिक समस्याओं को जो साइकोलॉजिकल कारण अगर देखा जाए तो इसको हम लोग भी दो अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। एक कारण जो बिल्कुल जैसा लोग समझते हैं कि तुरंत कोई घटना घटी है और उसके बाद आप में मानसिक बदलाव आने लगे, जैसे किसी प्रियजन का मौत हो जाना, किसी प्रियजन का खो जाना, कई बार हम लोग देखते हैं जब बच्चे अचानक से दूर चले जाते हैं, वैसी स्थिति में भी कई लोगों को मानसिक समस्याएं आने लगती है। कई बार अचानक से आप बहुत दिनों तक किसी एक जगह नौकरी कर रहे होते हैं, अचानक से आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, ये बदलाव जो होता है उससे भी कई लोगों को मानसिक समस्या आ जाती है। कई बार अचानक आई हुई आर्थिक तंगी वो भी मानसिक समस्याओं को जन्म दे देती। तो ये तो हो गई कि बिल्कुल दिख रहा है कि आपके जीवन में ऐसा बदलाव आया और आप में मानसिक समस्याएं आ गई। जो एक दूसरे तरह का तनाव होता है जो बिल्कुल तुरंत नहीं दिखता, ऐसे तनाव आप बहुत दिनों से झेल रहे होते हैं। जैसे आमतौर पर अगर अनबन रहती है, मान लीजिए पति पत्नी के बीच में अनबन है, किसी तरह जीवन की गाड़ी गृहस्थी चल रही है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, एक ऐसा समय आता है जब आपका माइंड की जो बर्दाश्त करने की क्षमता है वो उतनी नहीं रह पाती और आपको मानसिक समस्याओं के लक्षण आने लगते हैं। कई बार लंबी जो समस्याएं आती है तनाव की, कोई पुराना अनुभव, जैसे आपके साथ कोई बुरा बर्ताव हुआ हो, बचपन में हुई शारीरिक हिंसा या सेक्सुअल जो कोई प्रॉब्लम रहती है, सेक्सुअली तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया, या कई बार भावनात्मक रूप से भी अगर आपको बचपन में परेशान किया जाता है तो वो भी दिमाग में चलता रहता है। आप किसी तरह बर्दाश्त करते 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 एक ऐसा समय आता है जब वो जो ये मानसिक बीमारी के रूप में ये तनाव जो है वो प्रकट होने लगता है। ऐसी स्थिति में दूसरे लोगों को कोई कारण नहीं दिखता है, लेकिन जो व्यक्ति इन जीवन के इन अनुभवों से गुजर चुका होता है वो उसे समझ पाता है। लेकिन कई बार उन्हें भी ये नहीं समझ में आता क्योंकि ये घटनाएं आपके जीवन में बहुत पहले हो गई होती है और इसके लक्षण काफ़ी बाद में प्रकट होते हैं। एक दूसरा जो साइकोलॉजिकल कारण इन बीमारियों का होता है वो होता है आपके चेतन और अचेतन मन के अंदर होने वाले अंतर्द्वंद। इसके लिए आपको बाहर से किसी कारण को देखने की ज़रूरत नहीं होती, न ही आपको कोई तनाव पता चलता है, न ही कोई शारीरिक जो है या बायोलॉजिकल कारण होते हैं। लेकिन जो आपका चेतन मन है, जो आप चाहते हैं, और आपका जो अचेतन मन है जिसको आप नहीं देख पाते हैं, उसमें अगर टकराव हो जाए, जिसके कारण कई हो सकते हैं, तो भी वो विभिन्न तरह की मानसिक समस्याएं पैदा करती है। कहने का मतलब कि साइकोलॉजिकल कारण को जब समझा जाए तो कभी ये नहीं समझना चाहिए कि कुछ दिख रहा है उसके चलते हो गया, या कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि व्यक्ति जानबूझ के कर रहा है या सोच उसके नियंत्रण में है। व्यक्ति के नियंत्रण में उसके सोच, उसके इमोशंस, उसके बिहेवियर नहीं होते हैं, तभी वो बीमारी की परिभाषा में आती है। साथियों, जो दूसरा तरीका है समझने का, कई बार ये लोग कहते हैं कि अच्छा इतने लोगों को मान लीजिए कि ब्रेन की बीमारी होती, सभी को क्यों नहीं होती? आप कह रहे हो कि 10 में से 3 लोगों को होने की संभावना रहती, ऐसा क्यों है? साथियों, जो मानसिक बीमारियां होती हैं या जो मानसिक समस्याएं होती हैं उसको एक तरीका ऐसा भी है कि इसके कारण जो होते हैं कोई एक कारण नहीं होते। आमतौर पे जो आपका जीन होता है और वो आपकी धीरे धीरे करके वो आपके व्यक्तित्व को तय करता है, और कई बार आपका व्यक्तित्व उन जो बायोलॉजिकल बदलाव या जो साइकोलॉजिकल बदलाव है उससे सामंजस्य बिठाने में वो असमर्थ होता है और वो मानसिक बीमारियों को जन्म देती है। तो मानसिक बीमारियां आमतौर पर कोई एक कारण से नहीं होती। आमतौर पर जैसे लोगों को लगता है कि किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया तो उसको मानसिक बीमारी हो गई, आमतौर पर देखने में ऐसा लग सकता है, पर अगर उसको गहराई से उसका आकलन किया जाए तो ऐसा पाया जाएगा कि संभवतः कई लेवल पे कुछ अभी के साइकोलॉजिकल तत्व, कुछ पहले के साइकोलॉजिकल तत्व, कुछ जीन के एंगल, वो अलग अलग कारणों से सभी चीज़ें मिलके मानसिक समस्याओं को जन्म देती है। तो ज़्यादातर केसेज में मानसिक समस्याओं का कोई एक कारण नहीं होता। ज़्यादातर केसेज में मानसिक समस्याओं का कोई बाहरी कारण नहीं होता। जैसे
आमतौर पे जो बीमारी को समझा जाता है कि किसी को इन्फेक्शन हुआ, बुखार हुआ, आपने उस इन्फेक्शन को मार दिया, बुखार खत्म। यहाँ पे चूंकि बाहर से कोई अटैक नहीं हो रहा है, ज़्यादातर अटैक जो शरीर के अंदर हो रहा है वो ब्रेन पे जाके कर रहा है, या ब्रेन पे हो रहा है वो ब्रेन के माइंड के सिस्टम को कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो अंततः इन सभी चीज़ों का जो एंड पॉइंट होता है वो माइंड के लेवल पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो एक दूसरे से समन्वय स्थापित करके रखते हैं, उनके अंदर जो है बदलाव आते हैं और इसी से अलग अलग तरह के मानसिक बीमारियों के लक्षण पैदा होते हैं। तो एक तो मैंने आपको जिक्र किया कि बायोलॉजिकल तत्व होते हैं, दूसरा साइकोलॉजिकल तत्व होते हैं, तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है इन बीमारियों को समझने के लिए वो है सोशल तत्व, हमारा सामाजिक। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारा सामाजिक ताना बाना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर परिवार, न्यूक्लियर में भी अब तो डिजिटल परिवार होते जा रहा है। हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। मतलब जो हमारी दुख हैं, हम सबों के जीवन में दुख होते हैं, तो जिस तरीके से पहले जब लोगों से आप कनेक्टेड होते थे, एक दूसरे का दुख सुख शेयर करने की जो स्वतः एक समाज में टेंडेंसी थी, जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है वो घटते जा रही है। तो अक्सर होता क्या है कि जो बायोलॉजिकल कारक हों या साइकोलॉजिकल कारक हों, जब सामाजिक कारक आपको उससे लड़ने में मदद करती है, मतलब आप दुखी हो तो आपका कोई दोस्त आके आपका हाथ बढ़ा के आपसे दुख सुख शेयर कर ले, या आपके परिवार के सदस्य इतने सेंसिटिव हों कि आपके में साइकोलॉजिकल बदलावों को वो पढ़ लें और आपकी मदद को हाथ बढ़ाएं, तो इससे बीमारी के आने की संभावना धीरे धीरे करके कमते जाती है। मतलब आप बीमारी आने के पहले ही खुद को बाहर बाकी लोगों की मदद से उभार लेते हैं। लेकिन सामाजिक ताना बाना के बदलने से, सामाजिक सहयोग में कमी, आपके चीज़ों से सामंजस्य बिठाने की कमी, आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि बाकी समाज के लोगों से मैचअप नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में जो टकराव होता है उससे भी मानसिक बीमारियों के आने की संभावना बनी रहती। एक जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है, अक्सर लोग कहते हैं कि क्या जीन के कारण मानसिक बीमारियां होती हैं। साथियों, इसका कोई एक उत्तर नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एक परिवार के सदस्य को मानसिक बीमारी हुई तो बाकी सबों को हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा, कई सारे फैक्टर्स मिल के मानसिक समस्याओं को पैदा करते हैं। लेकिन जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है, परिवार के सदस्यों में मानसिक बीमारी है, तो जीन तो निश्चित तौर पे आप में है, लेकिन सभी में जीन नहीं प्रकट होता बीमारी के रूप में। क्यों नहीं प्रकट होता? क्योंकि संभवतः ऐसा हो सकता है कि उनकी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हों वो बीमारी को आने से बचाते हों, या उनका जो सोशल फैक्टर हो, सामाजिक परिवेश हो, वो उस जीन को प्रकट होने से रोकता है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जीन तो बचपन से ही है, लेकिन जो बीमारियां प्रकट होती हैं अक्सर युवा अवस्था में आती है। 15 से 25 साल ये सबसे महत्वपूर्ण फेज होता है इन बीमारियों के आने का, क्योंकि इस वक्त क्या होता है कि जो जीन है उसको मौका मिलता है प्रकट होने का, क्योंकि यही एक अवस्था है जिसमें जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। साइकोलॉजिकल बदलाव आते हैं, सामाजिक बदलाव आते हैं, क्योंकि आप 10वीं पास करके आप एक नई दुनिया में जाने की कोशिश करते हैं, आपको विषय का चयन करना पड़ता है, ब्रेन के बहुत सारे न्यूरॉन्स की वहाँ पे ट्रिमिंग होती है, जैसे मानो ब्रेन फिर से नया होने की कोशिश कर रहा है। ये सारे बदलाव 15 से 25 वर्ष के उम्र में इन बीमारियों के प्रारंभिक लक्षण के आने की संभावना को बढ़ाती है। लेकिन दुख की बात क्या है साथियों कि लक्षण तो आपके आ जाते हैं अर्ली एज में, लेकिन अक्सर जैसा कि मैं पहले कहता आ रहा हूँ, हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें तो हो ही नहीं सकता, हम क्यों मान लें कि हमें है। या आप कहीं जाते हैं दिखाने के लिए फिजिशियन के यहाँ, तो वो भी इस बात को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। और जब बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है, बिल्कुल मरीज इस तरह से हो जाता है, जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता, तो आपको लगता है कि साइकाट्रिस्ट से दिखाना चाहिए, मनोचिकित्सक से, मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेनी चाहिए। साथियों, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जितने भी कारक हैं, बायोलॉजिकल कारक हैं, साइकोलॉजिकल कारक हैं या सोशल कारक हैं, ये सब मिल के अंततः जो हमारे माइंड की जो न्यूरोकेमिस्ट्री है, कई तरह के न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह वगैरह, इन सबों की संरचना में, इनकी मात्रा में, इनके एक तरह से एक दूसरे के समन्वय में बदलाव लाती है, उससे ये बीमारियां होती है। तो कई बार लोग मानसिक बीमारियों को जांच करके पता कराने की गुजारिश करते हैं। साथियों, सभी मानसिक बीमारियों को जांच करके पता करना संभव नहीं है।
खासकर अगर आप शारीरिक जांच या ब्रेन की जांच करें, कई बार आपका खुद का अनुभव रहा होगा कि आप सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, ईईजी कराते हैं और जांच में कुछ नहीं निकलता। और कई बार आपका अनुभव ऐसा रहा होगा कि डॉक्टर्स कह देते हैं कि इसको कुछ नहीं है। साथियों, इस जो दुराभाव है, इससे बचने की ज़रूरत है। लक्षण है मतलब बीमारी है। अब जांच में नहीं निकल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि बीमारी नहीं है। इसका ये मतलब है कि शायद बायोलॉजिकल तत्व इस व्यक्ति में कम है और संभवतः साइकोलॉजिकल और सोशल तत्व को ज़्यादा होने की संभावना है। तो जब हम किसी पेशेंट की जब डायग्नोसिस की बात करते हैं तो हम तीनों तत्वों को देखते हैं। हम बायोलॉजिकल तत्व को भी देखते हैं, साइकोलॉजिकल को भी देखते हैं, सोशल को भी देखते हैं। और हर एक व्यक्ति का ये तीनों तत्व अलग अलग होता है। इसलिए कोई दो व्यक्ति में एक ही कारक एक बीमारी को पैदा करे, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। इसलिए ये चुनौती होती है और जांच और जो उसका आकलन होता है वो एक विशेषज्ञ के द्वारा करने से हम कारण को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और बीमारी को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकवर कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद है कि जो मैंने कारण बताए, जो मैंने तरीके बताए, उससे आपको मानसिक बीमारियों के कारण को लेकर बहुत सारे जो मन में सवाल उठ रहे होंगे, शायद मैंने उसे दूर करने की कोशिश की होगी। उसके बावजूद भी अगर आपके मन में कुछ और सवाल रह गए हैं तो आप हमें इस एपिसोड के कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे और आने वाले एपिसोड्स में हम अलग अलग कारकों की विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि इसको और अच्छे से समझा जा सके। अगर साथियों आपको अगर आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस बेल बटन के आइकन को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे एपिसोड जब जब अपलोड होंगे आपके YouTube चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।